साथियों नमस्कार। आज कार्यशाला के दूसरे दिन में आपका स्वागत है। जैसे कि हम लोगों ने पहले दिन बातचीत की थी, एक हम लोग इस कार्यशाला में मुख्य रूप से हम लोग ब्लूप्रिंट पे हम लोगों ने कल बात की और हम लोगों ने ये देखा था कि एक पूरे प्रश्न पत्र को बनाने के क्या चरण होते हैं। तो उसमें से एक महत्वपूर्ण चरण जो हम लोगों ने देखा था वो ब्लूप्रिंट के ऊपर था और ब्लूप्रिंट आप लोगों ने कल 2 अलग-अलग प्रकार के ब्लूप्रिंट का अध्ययन किया और उसमें आप लोगों ने अंतर निकाले कि किस ब्लूप्रिंट में किस प्रकार की बातें थीं और कौन-सा ब्लूप्रिंट जो है वो ज़्यादा उपयोगी हो सकता है। इस ये सारी तमाम बातें हम लोगों ने कल बातचीत की थी। तो आज हम लोग जो हम लोगों ने कल शुरुआत में एक स्लाइड देखी थी, एक बार आप उसको पुनः देख लें। प्रश्न पत्र निर्माण की जो प्रक्रिया है उसको हम लोग आज थोड़ा विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे और ये आपने कल देखा था कि जब हम प्रश्न पत्र निर्माण की प्रक्रिया शुरू करते हैं तो परीक्षा की तिथि जो होती है वो निर्धारित की जाती है, फिर सिलेबस डिसाइड किया जाता है। उस सिलेबस के हिसाब से टेक्स्ट बुक की मैपिंग की जाती है कि कौन-कौन से स्किल्स जो हैं हम उस पाठ्यक्रम के अनुसार अपने टेस्ट में शामिल करना चाह रहे हैं। उसके आधार पर एक ब्लूप्रिंट तैयार होता है और कल आपने देखा कि ब्लूप्रिंट क्या है और कैसे किस प्रकार का होता है, उसका क्या स्वरूप होता है, क्या फ्रेमवर्क होता है, ये आपने देखा। ब्लूप्रिंट बन जाने के बाद आपके पास में जो भी जिस प्रकार से भी आपका प्रश्न बैंक बना हुआ है, चाहे वो किसी सॉफ्टवेयर के आधार पे बना हो या आपका मैनुअल क्वेश्चन बैंक बना हो, उसके आधार पर आप जो है वहाँ से ब्लूप्रिंट के जो अपने स्ट्रक्चर बनाया था, वहाँ से हम लोग प्रश्नों का चयन करते हैं और प्रश्नों के चयन करने के बाद में उस प्रश्न की समीक्षा की जाती है, उसमें जो भी सुझाव होते हैं, उन सुझावों को शामिल करते हुए प्रश्नों के अनुमोदन की प्रक्रिया पर हम लोग जाते हैं। फिर उसके बाद में जब एक बार हमारे पास सारे प्रश्न आ जाते हैं, तो हम पेपर में उनको रखते हैं। पेपर में जो भी पेपर का हमारा स्ट्रक्चर होता है कि उसमें बहुविकल्पी प्रश्न पहले होंगे, उसके बाद में फिर हमारे जो फ्री रिस्पॉन्स क्वेश्चंस होंगे, उसमें 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, जो भी हमारा स्ट्रक्चर ब्लूप्रिंट के आधार पर है, उसके आधार पर हम पेपर को असेंबल करते हैं। पेपर बन जाने के बाद में उसका एक पुनः समीक्षा होती है, फिर उसके ऊपर में जो बातचीत होती है, जो भी उसमें सुझाव आते हैं, उसके अनुमोदन के बाद हम लोग जो है फिर एक बार एक प्रोसेस ये इम्पोर्टेंट प्रोसेस होती है कि पेपर को सॉल्व करके देखा जाता है कि कहीं कोई उसमें मिस्टेक तो नहीं रह गई और अगर कोई चीज़ें उसमें रह जाती हैं तो उनको रिज़ॉल्व करके, उनको ठीक करके फाइनल पेपर का अप्रूवल या उसका अनुमोदन के बाद फिर आई बॉल रिव्यू का मतलब यहाँ ये है कि एक बार पेपर को प्रिंट निकाल करके ये देख लेना कि जो जैसा सोचा गया था बिल्कुल वैसा ही पेपर प्रिंट हो रहा है। फॉर्मेटिंग उसकी ठीक है, फॉन्ट साइज वगैरह सब ठीक दिख रहा है। तो एक बार वो चीज़ें देखने के बाद में पेपर जो है फाइनल प्रिंटिंग के लिए फिर वो चला जाता है। तो ये जो पूरी प्रोसेस जो है इस प्रोसेस में आपने देखा कि ये पूरी प्रोसेस जो है ये ब्लूप्रिंट के इर्द-गिर्द घूम रही है, कि हमारा ब्लूप्रिंट जितना मजबूत होगा, जितना स्ट्रॉन्ग होगा बाकी चीज़ें भी जो हैं वो उतनी ही अच्छी क्वालिटी की हमें मिलेंगी। तो आज थोड़ा-सा हम लोग बात करते हैं कि जब हम एक ब्लूप्रिंट को बनाना शुरू करते हैं, तो हमें किन बातों का ध्यान उसके अंदर में रखना चाहिए। तो उसके लिए एक आपके सामने में अभी देखिए मैं कुछ उसके कंपोनेंट्स हैं, आप अगर उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग अगर ब्लूप्रिंट का निर्माण करते हैं, तो वो ब्लूप्रिंट जो होता है, वो बहुत ही एक मतलब कहा जाएगा कि उत्तम क्वालिटी का माना जाए। जैसे मान लीजिए कि एक हमें ब्लूप्रिंट बनाना है क्लास 9 का, जिसमें कि डायग्नोस्टिक स्टडीज़ के लिए और उसमें प्रश्नों की संख्या 45 है, अगर ये कोई गृह कार्य आपको दिया जाए, तो आप किस प्रकार से इस चीज़ पे काम करेंगे। ये थोड़ा-सा अगर हम लोग देखें
एक जनरल बात अपन कर रहे हैं यहाँ पर, जनरल एक स्ट्रक्चर जो है हम लोग यहाँ बताना चाह रहे हैं। आप इसको देख सकते हैं कि ये कुछ उसके कंटेंट, अगर हम लोग ब्लूप्रिंट की बात करें, हम जब ब्लूप्रिंट बनाना स्टार्ट करते हैं तो उसके कुछ कंटेंट, स्पेसिफिक कंटेंट्स हम लोग सोच सकते हैं और उसके आधार पर फिर हम लोग अपना ब्लूप्रिंट बनाते हैं। तो हमें प्रश्न पत्र बनाने में ज़्यादा अधिक अधिक सफलता प्राप्त होती है। तो एक तो जब ब्लूप्रिंट बनाएं, जो ब्लूप्रिंट का डॉक्यूमेंट है, मतलब ब्लूप्रिंट आप ऐसा मत सोचें कि एक कोई सिंपल सिंगल पेज है जिसमें कुछ एक टेबल बना हुआ है और उसमें कुछ खाने बने हुए हैं और कुछ नंबर लिख करके दे दिए जाएं और आप उसके आधार पर पेपर बना लें। ऐसा नहीं, ये पूरा डॉक्यूमेंट है, ये कई पेजेस का हो सकता है एक डॉक्यूमेंट। तो उसमें आपको देखना होगा कि सबसे पहले आप एक परिचय उसका लिखें उसमें कि जो जिस जिस भी पर्पस के लिए आप बना रहे हैं ब्लूप्रिंट, चाहे वो हमारा एक समेटिव असेसमेंट की बात क्यों ना हो, चाहे वो हमारा डायग्नोस्टिक असेसमेंट हो, या जो भी हमारा पर्पस हो, उस मोटा मोटा जो पर्पस है, उस पर्पस के आधार पर हम उसके ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, वो उसके उद्देश्य को जो हैं, वो हम लोग वहां पर परिभाषित करें। और दूसरा जो है, हम क्या चाह रहे हैं कि उससे हमें क्या मिल सकता है। बच्चे उससे, अगर हम बच्चों के आकलन की बात कर रहे हैं तो उस आकलन के बाद हम क्या उम्मीद कर रहे हैं उस आकलन से, इस चीज के बारे में हम लोग वहां पर बहुत ही स्पष्ट शब्दों में उसको लिखें। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, ऑब्जेक्टिव्स के अंदर में क्या लिखना होगा, आप देख सकते हैं, रीजन फॉर असेसमेंट कंडक्टेड फॉर द क्लाइंट एनालिसिस नीड एंड एंड गोल जो है हमारा। और डिलीवरेबल्स में है कि द नंबर ऑफ पेपर, सब्जेक्ट्स, लोकेशन स्पेसिफिक पेपर और एनालिसिस टू बी डन। मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में हम देख रहे हैं कि आकलन का क्या कारण है, हम जो करना चाह रहे हैं, उसकी जो उसकी जो हमारे आकलन के बाद में जो उसके विश्लेषण की जो आवश्यकताएं हैं उसके ऊपर बात होगी, और हमारा एंड गोल क्या है, हम अंत में क्या प्राप्त करना चाह रहे हैं। और उसके बाद डिलीवरेबल्स में आपको ये देखना होगा कि कितने पेपर्स आपको जो है वो आपको बनाने हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं उसमें। और अगर कोई मान लीजिए कि किसी स्पेसिफिक लोकेशन के आधार पे हमको कुछ बनाना है, हो सकता है कि भाषाई आधार पर हमको कुछ चीज़ों को बदलना पड़े, ये सारी चीज़ें, और क्या एनालिसिस उसमें करना है उसके बारे में हमको थोड़ा सा शुरू में ही लिख देना चाहिए। ये तो हुई एक मतलब कहना चाहिए कि थ्योरेटिकल चीज़ें हो जाती हैं शुरू में। इसके बाद जो होता है वो मेन जो बात आती है, वो है कि हमारा जो परीक्षा हम लेने जा रहे हैं या जो आकलन हम करने जा रहे हैं, उसकी संरचना कैसी है, उसका डिज़ाइन कैसा है। इसमें हम लोग जो है वो कक्षा के, मतलब कल जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि एक कक्षा, जिस कक्षा के लिए हम काम करना चाह रहे हैं, जिस कक्षा के आकलन लेना चाह रहे हैं, उस कक्षा के प्रश्न होंगे, उससे नीचे जो हैं वो कुछ प्रश्न हो सकते हैं। इस प्रकार से ये हम लोग निर्धारित करते हैं कि हमको क्या उसके अंदर में लेना है। हमको कहाँ तक का हमको लेना है, हम एक स्तर नीचे लेना चाहते हैं कि 2 स्तर नीचे लेना चाहते हैं, और कितने प्रश्न हमारे जो होंगे वो नीचे स्तर के होंगे, कितने प्रश्न हमारे बड़े स्तर के होंगे। हमारा जो फ्री रिस्पांस क्वेश्चन होगा और जो एमसीक्यूज होंगे, जो बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, उनका क्या रेशियो होगा, वो कौन कितने होंगे, वो सारी बातें होंगी। फिर हम उसमें कितना मैकेनिकल, कितना अंडरस्टैंडिंग या कितना एप्लीकेशन प्रकार के प्रश्न हम उसमें देना चाहते हैं। और ऐसा भी कुछ हो सकता है कि एक जैसी अवधारणा, एक ही अवधारणा है लेकिन उसको चेक करने के हमारे अलग-अलग प्रश्न हो सकते हैं। तो वो हमारे कितने होंगे? क्योंकि कुछ अवधारणाएँ होती हैं, जो मुख्य अवधारणाएँ हैं, उनको हम अलग-अलग तरीकों से उसकी जाँच कर सकते हैं। तो वो ऐसे हमारे कितने प्रश्न होंगे जहाँ पर अवधारणाओं की रिपिटिशन हो रही है, और क्या हमारा कोई स्थान के अनुसार हमको कोई संदर्भित करना है अपने प्रश्नों को,
हो सकता है कि कोई एक या दो प्रश्न ऐसे हों जो एक जिले के लिए हों और दूसरे जिले में वो दो प्रश्न उस जिले के आधार पर उसको उनको संदर्भित कर दिया जाए। तो ये कुछ चीजें हैं जिसको कि हमको शुरू में ये एक प्लस डिजाइन हमारा जो है आकलन का उसको हमको पहले तय कर लेना होता है। एक बार जब ये डिजाइन तय हो जाता है तो उसके बाद में हम लोग एक ब्रॉड फ्रेमवर्क हम लोग जो है वहां पर बनाते हैं। ब्रॉड ब्रॉड फ्रेमवर्क यहाँ पर क्या होता है, एक मतलब एक तरीके का सारांश या जो एक टेबल होता है जो हर पेपर का जो भी हम लोग बना रहे हैं, जितने भी हम सब्जेक्ट्स के लिए काम कर रहे हैं, उसका एक जो है टेबल के फॉर्म में सारांश जो है आपको मिलता है। अब ये इसके अंदर में क्या-क्या होगा कि हमने जो भी ऊपर में जो फ्रेमवर्क डिजाइन किया था, हम लोग जो संरचना उसकी जो डिजाइन तैयार किया था, उसके आधार पर हर ग्रेड के हर स्तर के जो है वो प्रश्न कितने होंगे, मतलब अगर हम 9वीं क्लास के लिए बना रहे हैं तो 9वीं के स्तर के कितने प्रश्न होंगे, 7वीं 8वीं के स्तर के कितने प्रश्न होंगे, प्रश्न पत्र को हल करने का समय कितना होगा, हमारा जो ये एमसीक्यू या बहुविकल्पी प्रश्न और एफआर जो फ्री रिस्पांस क्वेश्चंस हैं जिसको हमने तय किया था, उसका क्या अनुपात हम लोग रख रहे हैं उसके अंदर में, जो हमारे कौशल आधारित हैं कि भाई वो जानकारी आधारित प्रश्न है या समझ आधारित है या अनुप्रयोग आधारित है, वो उनके कितने क्वेश्चंस होंगे। ऊपर में हमने ये डिसाइड किया था कि हम इसमें ये रखेंगे। हो सकता है कि किसी प्रश्न पत्र में हम ये सोचें कि भाई हम एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं, तो उसके लिए उसके आधार पर फिर यहाँ पर नंबर डिसाइड होंगे अपने जो अभी हम लोग बात कर रहे हैं ब्रॉड फ्रेमवर्क में। और फिर उसके बाद में जो है ये है कि जो ऊपर में बात अपन ने की थी कि जो रिपीट करना एक ही अवधारणा को जांच करने के लिए हमको अलग-अलग प्रश्न अगर देने हैं तो वो कितने हो सकते हैं। तो ये जो चीजें हैं हम लोग एक ब्रॉड जो फ्रेमवर्क हमारा बनता है, एक टेबुलर फॉर्म में जो चीजें बनती हैं, जो आप देखते हैं जिसके आधार पर प्रश्न पत्र बनाने का काम शुरू होता है, वो एक टेबुलर फॉर्म में यहाँ पर हमारे सामने में ये तैयार हो जाता है। अब यहाँ पर एक बार जब ये टेबुलर फॉर्म बन जाए तो फिर हम लोग थोड़ा सा और अपने जो भी इसके जो जिसका उपयोग करने वाले हैं, मतलब ये जो हमारा ब्लूप्रिंट बना है इसको जो उपयोग में लेने वाले हैं, जिसके आधार पर वो प्रश्न पत्र बनाने वाले लोग हैं, उनको उनकी उनकी सुविधा के लिए हाँ यहाँ पर जो है कुछ एक्सप्लेनेशन जो है दे दिए जाते हैं कि फ्री रिस्पांस क्वेश्चन का क्या मतलब है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का क्या मतलब है, एमसीक्यू से हम क्या समझ रहे हैं, जो जो हम लोग रिपीटिशन की बात कर रहे हैं, आइडेंटिकल रिपीट्स की बात कर रहे हैं, वो क्या होता है, उसकी क्या जरूरत है ना। अगर हम चाहें तो ये मैकेनिकल अंडरस्टैंडिंग एप्लीकेशन, ये सब चीजें थोड़ी सी अगर हम लोग चाहें तो इसको एक आखिरी में कुछ एक या दो पेजेस में जो प्रश्न पत्र बनाना वाला जो प्रश्न पत्र निर्माता है उसकी समझ के लिए, उसकी थोड़ी सी सहूलियत के लिए इसको हम लोग वहां पर समझा देते हैं, ताकि जब एक कोई पर्सन ब्लूप्रिंट को पढ़े तो उसे ये समझ में आ जाए कि जो भी टेक्निकल टर्म्स वहां पर यूज किए गए हैं उसका क्या अर्थ है, उसका क्या मतलब है, जिसके आधार पर फिर वो आगे प्रश्न पत्र बनाने का काम शुरू करें। तो ये जो पूरा एक फ्रेमवर्क की बात हम लोगों ने की अभी, ये जो पूरा एक ब्लूप्रिंट डॉक्यूमेंट बनाने की जो एक प्रक्रिया की हम लोगों ने बात की है, ये जो है आप इस प्रक्रिया को अगर आप फॉलो करते हैं तो मुझे लगता है कि जो प्रश्न पत्र की क्वालिटी होगी वो उसमें काफी सुधार होगा। और प्रश्न पत्र बनाने में भी मुझे लगता है कि जो एक टाइम लगता है उसमें भी काफी जो है वो कमी आ सकती है।
क्योंकि एक पूरा स्ट्रक्चर जब बन जाता है तो हमें इधर उधर कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ती। हम इस स्ट्रक्चर को देख करके अपना काम जो है फिर उस पर हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो चीज़ है ये बहुत महत्वपूर्ण है आप सभी के समझने के लिए, और इसके आधार पर ही हम जो है प्रश्न पत्र बनाएं, तो मुझे लगता है कि ये सबके लिए बेनिफिशियल होगा। तो ये जो अ, ये जो प्रक्रिया आपने देखी, अब देखते हैं हम लोग कि इस एक बार जब ब्लूप्रिंट हमारे पास आ जाता है, उसके बाद हम जो जब प्रश्न पत्र बनाने का काम शुरू करते हैं, तो हमें क्या-क्या काम करना होता है। अब देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं यहाँ पर, क्योंकि आज के दिन में टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है हर जगहों पर शिक्षा के क्षेत्र में। तो जो एक ये जो प्रश्न पत्र बनाने के काम भी आजकल जो है वो टेक्नोलॉजी की मदद से होने लगा है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि जो प्रश्नों का जो चयन है, प्रश्नों का चयन मैनुअली भी किया जा सकता है, और इसका चयन एक क्वेश्चन बैंक के माध्यम से भी किया जा सकता है, जो कि ऑनलाइन स्टोर किया गया है। तो वो मैं अभी आपके सामने में जो भी बात रखूंगा वो एक सॉफ्टवेयर के आधार पर जो प्रश्न पत्र बनना है, उसके लिए मैं आपके सामने में कुछ चित्रों के माध्यम से आपको मैं कुछ चीजें दिखाऊंगा कि ये प्रक्रिया कैसे पूरी होती है। अगर मान लीजिए कि वो एक जो सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूं मैं, वो सॉफ्टवेयर अगर उपलब्ध नहीं है, तो भी ये काम जो है मैनुअली जो है वो किया जा सकता है। उसके लिए हम लोगों को हमारे पास सारे संसाधन जो हैं वो होने चाहिए। तो अब देखिए एक महत्वपूर्ण बात ये है कि प्रश्न पत्र निर्माण की प्रक्रिया में टेक्स्ट बुक मैपिंग करना, ये एक महत्वपूर्ण जो है एक काम होता है। टेक्स्ट बुक मैपिंग जो आप देख रहे हैं एक चित्र में, सामने सामने में जो इमेज दिख रही है, आप देख पा रहे होंगे कि कक्षा 6 गणित जो है उसकी टेक्स्ट बुक मैपिंग का एक उदाहरण आपके सामने में दिख रहा है। वो ये है कि भाई आप देख सकते हैं गणित में जो कक्षा 6 है उसमें चैप्टर का नाम जो है दिया गया है एक नोइंग आवर नंबर। उसमें क्या क्या टॉपिक कवर किए गए हैं मेजर, वो है कंपेयरिंग नंबर्स, लार्ज नंबर्स इन प्रैक्टिस, यूजिंग ब्रैकेट्स, और उसके बाद में है रोमन न्यूमरल्स। ये चीजें एनसीईआरटी की पुस्तक में कक्षा 6 में कवर की गई हैं। अब ये जो नंबर्स जो है आप देख भी सकते हैं कि ये नंबर्स की जो शुरुआत होती है वो तो कक्षा 1 से ही हो जाती है, जब बच्चे पढ़ना शुरू करते हैं गणित के बारे में। लेकिन इसमें जिस तरीके की धीरे-धीरे एक क्रमिकता होती है कि भई पहले आपको क्या पढ़ना है, फिर आपको क्या पढ़ना है दूसरी क्लास में, तीसरी क्लास में बढ़ते-बढ़ते अभी आप जब 6वीं क्लास में आ रहे हैं, तो भी हम लोग नंबर्स की जो बात कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या बच्चे से क्या उम्मीद की जा रही है, कहाँ तक कोई चीज़ को हम पढ़ाने की बात कर रहे हैं। अगर हम नंबर्स की बात कर रहे हैं पहले चैप्टर में, तो हम वहाँ पर बच्चों से उम्मीद कर रहे हैं कि बच्चे जो हैं छोटे-बड़े की जो क्रम से जमाना है संख्याओं को, वो कर पाएँ। अगर हम किसी एक संख्या में किसी अंक को आगे-पीछे कर देते हैं, तो संख्या के मान में जो बदलाव आता है, उससे संख्या का जो क्रम है, वो किस प्रकार से बदलता है, ये थोड़ी बच्चे को समझ में आए। फिर हम 10,000 के इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, फिर प्लेस वैल्यू की बात हो रही है। प्लेस वैल्यू थोड़ा-सा वहाँ पर जो स्थानीय मान की बात ज़्यादा बड़े स्तर पे हो रही है। इसके अलावा कन्वर्जन टेबल की बात हो रही है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स की बात हो रही है, और अ, नंबर को जो है संख्याओं को किसी निकटतम दहाई, सैकड़ा या इकाई तक उसको राउंड ऑफ करने की भी बात हो रही है। एस्टिमेशन की बात हो रही है कि भाई नियरेस्ट 100 तक अगर हम लोग उसको लेके जाते हैं, जैसे अगर हम लोग 542 कह रहे हैं, उसको नियरेस्ट 100 में राउंड ऑफ करना है तो वो 500 होगा।
लेकिन अगर वही चीज 552 हो जाए तो वो 600 पे राउंड ऑफ होती है। इस प्रकार के जो कंसेप्ट्स हैं उसको हमको हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। फिर हम लोग ब्रैकेट्स की बात कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार के जो हमारे कोष्ठक होते हैं, चाहे वो छोटा कोष्ठक हो या सर्पाकार कोष्ठक हो या बड़ा कोष्ठक हो, किस प्रकार से बच्चे उसका उपयोग कर सकते हैं। और अंत में रोमन जो संख्याएं होती हैं उनको देने की बात, समझाने की बात की गई है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि बाकी जितने भी टॉपिक हैं, चाहे वो पूर्ण संख्याओं की बात हो या फिर हमारे ज्योमेट्रिकल शेप्स की बात हो, या फिर हम लोग एलिमेंट्री शेप्स को समझने की बात कर रहे हैं या पूर्णांक की बात कर रहे हैं, ये सारे जो चीजें हैं डिटेल में यहाँ पर आपके सामने में रखा गया है। आप देख पा रहे हैं इसको, सारे जो चीजें हैं। तो इस प्रकार से आप जब ये जो टेक्स्ट बुक मैपिंग कर लेते हैं और आप ये तय करते हैं कि मुझे किसी आकलन में बच्चों से ये 5 या 6 चैप्टर्स के ऊपर में काम करना है या उसके आधार पर मुझे प्रश्न लेने हैं, तो आप ये जो आखिरी का जो कॉलम दिख रहा है, डेप्थ ऑफ टॉपिक कवर्ड या सब टॉपिक कवर्ड, ये यहाँ से आपको समझ में आता है कि मुझे इस स्तर पर बच्चों से कक्षा 6 के स्तर पर मुझे मैं क्या चीज पूछ सकता हूँ। तो ये आपको मदद कर रहा है। यहाँ से आपको जो है प्रश्न हम किस किस टॉपिक पे हम लोग निकाल सकते हैं, वो आपको यहाँ पर टेक्स्ट बुक मैपिंग से एक जो है इंडिकेशन आपको मिल जाता है यहाँ पर। अब इसके बाद में जब हम लोग एक बार टेक्स्ट बुक मैपिंग कर लेते हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया प्रश्न पत्र का निर्माण की जो प्रक्रिया है, उसमें ये जो ब्लूप्रिंट निर्माण होता है, ये सारी चीजें सॉफ्टवेयर के आधार पर, जैसे मैंने आपको बताया, हो रही है। तो सॉफ्टवेयर के आधार पर होने से हर चीज ऑटोमेटिक हो रही है, आपको सिर्फ इनपुट देना है। क्या इनपुट देना है कि आप कौन कौन से कौशल के ऊपर काम करना चाह रहे हैं इस आकलन में, टॉपिक क्या है, ये सारी चीजें, और उसके बाद में आपको किस टाइप के प्रश्न आप रखना चाह रहे हैं, एफआर क्वेश्चन हैं या बहुविकल्पी क्वेश्चन हैं, मैकेनिकल, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, ये सारी चीजें जब एक बार आप इनपुट देते हैं तो कंप्यूटर आपके लिए एक जो है वो बना करके आपके सामने में रख देता है, एक ब्लूप्रिंट, जिसका कि एक उदाहरण आप अभी सामने में देख रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो हो रही हैं ये कंप्यूटर के आधार पर हो रही हैं, लेकिन अगर कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर या आपके पास में कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ऐसा नहीं है, तो आप ये सारा का सारा काम जो है वो आप अपने मैनुअली जो है वो कर सकते हैं, वो उसमें कोई समस्या नहीं। फिर इसके बाद में जब एक बार हमारे सामने में ब्लूप्रिंट आ जाता है, तब हम ब्लूप्रिंट के आधार पर, जैसे अपन ने बात की, प्रश्न बैंक से हम लोग प्रश्नों का चुनाव करते हैं। अब ये जो प्रश्न बैंक है वो आपके पास में मैनुअल सिलेक्शन भी हो सकता है, या आप सॉफ्टवेयर के माध्यम से, जैसे मैंने आपको बताया कि आपके पास में कोई क्वेश्चन का बैंक है, क्वेश्चन का डेटाबेस बना हुआ है, आप उसमें कौन से प्रश्न, आपको किस टाइप के प्रश्न चाहिए, मैकेनिकल चाहिए, अंडरस्टैंडिंग चाहिए, एप्लीकेशन बेस्ड चाहिए, किस स्किल के आधार पर चाहिए, वो सारी चीजें आप यहाँ से निकाल सकते हैं। आपको कौन सी क्लास के स्तर का चाहिए, 6वीं का चाहिए, 7वीं का चाहिए, 5वीं के स्तर का चाहिए, ये सारी चीजें जो है आप उसमें सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्रश्नों को निकाल सकते हैं। जैसे देख सकते हैं, आप यहाँ देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर्स इन द पेपर, ये क्वेश्चन नंबर दे दिया है। अब ये क्वेश्चन नंबर जो है इसके आधार पर हम वो अपने सॉफ्टवेयर से देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन कौन सा है, क्या है ये क्वेश्चन, ये सारी चीजें निकाली जा सकती हैं। फिर इसके बाद में जो होता है, जब एक बार क्वेश्चन आ जाते हैं, उनको एक एक स्ट्रक्चर में सेट कर दिया जाता है, तो उसका रिव्यू होता है, कमेंट्स होता है। आप देख सकते हैं यहाँ बगल में
जो राइट साइड में आप देख रहे हैं कि कुछ लिखा हुआ है कि आई एम एबल टू फाइंड सम ग्रेड अप्रोप्रिएट वोकैबुलरी vocab for this paper. I feel using current vocab questions will be little difficult. जो पेपर जो असेंबल कर रहे हैं या जो पेपर बना रहे हैं, ये इनके कमेंट्स हैं, और जो भी ये कमेंट्स कर रहे हैं उनको जो रिव्यू करने वाले हैं वो फिर अपनी बात रखते हैं, आपस में मिलजुल के काम करते हैं, और जो है पेपर में जो क्वेश्चन आना है या किसी को हटाना है या किसी पे क्वेश्चन का जो है कठिनाई स्तर को कम या ज्यादा करना है, वो सारी चीजें कमेंट्स वगैरह जो होते हैं आते हैं और उसको फिर रिजॉल्व कर दिया जाता है। उसके बाद में वो अप्रूवल। फिर यहाँ पर देख सकते हैं ये वही प्रक्रिया है, पहले कुछ कमेंट्स वगैरह आए, फिर उसके बाद में उन क्वेश्चंस के ऊपर में बातचीत हो गई और प्रश्न पत्र को जो है जैसे अप्रूवल मिलना है वो हो गया। फिर इसके बाद में एक इंडिपेंडेंट पेपर सॉल्विंग की प्रक्रिया जो मैंने आपसे बात की थी कि जब पेपर तो बन गया, लेकिन क्या पेपर सही बना है, पेपर जो है उसमें कहीं कोई गलतियां तो नहीं रह गई हैं, जो भी उसमें आंकड़े दिए गए हैं या जो सेंटेंसेस दिए गए हैं या जो उसका जो फॉर्मेटिंग है वो सब कुछ ठीक है। ये सारी चीजों को देखते हुए एक जो भी पर्सन होंगे जो कि इस प्रक्रिया में जुड़े हुए हैं, उस इंडिपेंडेंट पेपर सॉल्विंग का प्रोसेस को जो है वो करेंगे और उसके बाद में वो उसका अप्रूवल देंगे कि हाँ इसमें कोई गलतियां हैं या नहीं है, वो चीज बता करके उसका रिव्यू होगा और उनको इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। और एक बार जब ये सारी चीजें हो जाए तो अंत में फिर जैसा मैंने आपको बताया था, ये वही प्रोसेस है इंडिपेंडेंट पेपर सॉल्विंग की, इसमें सामने में कमेंट्स वगैरह भी दिख रहे हैं। अंत में फिर एक बार जो है वो प्रिंट आउट वगैरह निकाल करके देख लेते हैं कि भाई सारा जो काम है वो डिजाइन के अनुसार हुआ है कि नहीं, कोई फॉर्मेटिंग तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सारी बातें उसमें आने के बाद फाइनली जो है पेपर ओके हो जाता है और पेपर फिर प्रिंटिंग या जो भी आगे प्रिंटिंग के लिए चला जाता है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है, देखिए ये पूरी प्रक्रिया जो है वो आपके इस जो हमारा ब्लूप्रिंट है, ब्लूप्रिंट जो हम लोग कर रहे हैं, बना रहे हैं, ये ब्लूप्रिंट के इर्द गिर्द घूम रही है। ब्लूप्रिंट हमारा जितना अच्छा से बनेगा, ब्लूप्रिंट जितना हमारा स्ट्रांग बनेगा, उतना जो है हम लोग अच्छे तरीके से पेपर जो है वो निर्माण कर पाएंगे, उसमें गलतियां उतनी कम होंगी और बच्चों के लिए उतना अच्छा एक पेपर बच्चों के अनुसार जो है वो पेपर बन पाएगा और उसको फिर बच्चे जो हैं अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो मुझे लगता है आप लोगों को ये पूरी प्रोसेस प्रश्न पत्र निर्माण की और खासकर उसमें ब्लूप्रिंट को समझना, ये मुझे लगता है आपको समझ आया होगा। तो अगर आपके कोई प्रश्न हो तो आप उस प्रश्न को रख सकते हैं या अपने ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं। तो धन्यवाद साथियों। आज ये जो कार्यशाला है अब हम लोग यहीं पर जो है वो समाप्त